नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैराथन की क्लासेस चल रही थी हमारी, उसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे जो आपकी सबसे बेहतरीन और बिग मैराथन क्लास होने वाली है वह आपके षष्ठम प्रश्न पत्र यानी पेपर 6 के हिंदी प्रश्न पत्र यानी चतुर्थ सेमेस्टर की है मित्रों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को संकलित किया हुआ है जो कि आपके लिए बिग मैराथन क्लास होने वाली है मित्रों। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से वर्तमान और भविष्य दोनों का समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। अगर आप प्रत्येक वीडियो प्रत्येक बिग मैराथन क्लासेज की PDF यानी कि नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं मित्रों, तो आप टेलीग्राम में धर्मेंद्र एकेडमी विदाउट स्पेस के सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उसको, जहाँ से आपको जो भी हमारी क्लासेज होती हैं, लेटेस्ट क्लासेज होती हैं, उन सभी क्लासेज के PDF वहाँ पर उपलब्ध आपको हो जाते हैं मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है मित्रों। तो यहाँ पर आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसका पहला ये क्वेश्चन है, उक्त कथन किसका है। यानी कथन और डेफिनेशन के लिए आपको विशेषकर ध्यान रखना होता है, इसमें की पॉइंट को आपको ध्यान रखना होता है। उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है, और यह बिल्कुल डेफिनेशन सटीक बैठती है जिनके द्वारा इनको कहा गया है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, यह पाणिनि महोदय के द्वारा किया इसको कहा गया है कि उच्चारण में अगर तनिक सा भी दोष आ जाता है भाई, तो उसका अर्थ नहीं, वो अनर्थ में बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हार है, हार का मतलब गले का पहलाने का होता है, जैसे ही हमने उसमें प्रहार कर दिया, थोड़ा सा भी दोष कर दिया, तो प्रहार का मतलब चोट करना। तो और ये पाणिनि महोदय जो कि आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा के त्रिमुनि हैं, ठीक है, उनके में से एक हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये भी विशेषकर ध्यान रखेंगे, जिनके द्वारा पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, 8 अध्याय हैं जिसके अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत लेखन का दोष है, यानी यदि आप संस्कृत का लेखन कर रहे हो तो उसका दोष क्या क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक भाषा हो उसकी सभी भाषाओं के अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने दोष भी होते हैं। ठीक है, तो लेखन हेतु अधूरी जानकारी अगर आपको संस्कृत में होती है, आदि की जानकारी नहीं है, व्यंजन स्वर की आदि की और इनकी चिन्हों की, उनकी मात्राओं की, तो ये विशेष ध्यान रहे होता है। ठीक है, तो लेखन में जल्दबाजी करोगे, और अनुस्वार तथा अनुनासिक जो होते हैं उनका ज्ञान होना, आपको कौन सा वर्ड कहाँ से कंठ तालु आदि जिह्वा से बोला जाता है, तो ये सभी आपको, ये तो बोलते यानी बोलने के समय, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सभी लेखन के संस्कृत के दोष ही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेखन संबंधी ये भी विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आप हिंदी पढ़ रहे हो तो यहाँ पर हिंदी से ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, संस्कृत में हम करेंगे तो उसमें अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे। तो व्यंजनों के जो भेद हैं आपके लिए हिंदी में ये विशेषकर याद रखेंगे, 3 होते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर पहला स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, स्पर्श यानी कादियो मावसाना स्पर्श है, का से लेकर के माँ तक स्पर्श होते हैं। अंतस्तः यानी यवराला अंतस्तः, और ऊष्म व्यंजन स स स ह। ठीक है, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये आपके क्या हैं, 3 व्यंजनों के प्रकार हैं, जिसमें से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन य व र ल, इनमें से अगर कोई भी उपस्थित है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रा उपस्थित है, तो रा आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है 5 होती है। ये भी विशेष ध्यान रखना है आपको, कौन कौन से होते हैं। तो अ, ई, उ, री और ले, ये हमारे क्या होते हैं, 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, स्वरों की जो विभाजन किया हुआ उनकी मात्राओं के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, जिनकी एक मात्रा होती है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिनकी उच्चारण काल में 2 मात्राएं का समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। तो स स स ह, तो यहाँ पर स मिल रहा है, तो इसलिए आंसर आपका स बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेट कटा हुआ जो स है।
नेक्स्ट है आपका संस्कृत में स्वर तथा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो संस्कृत में अगर स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों की संख्या 9 होती है और व्यंजनों की बात करते हैं तो 33 होती है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी संस्कृत में स्वर और व्यंजनों की यानी हम कहें तो संख्या कितनी होगी, 42 होगी। तो यहाँ पर आपका 42 ही करेक्ट होगा मित्रों। ठीक है, कई बार क्या होता है आप संस्कृत में भी वही हिंदी वाले वर्णों को गिन लेते हैं, काउंट कर लेंगे, तो विशेषकर याद रखना होगा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है पाणिनि महोदय के द्वारा, और 9 ही स्वरों को पाणिनि महोदय के जो चतुर्दश यानी कि 14 प्रत्याहार सूत्र जिसे शिव सूत्र माहेश्वर सूत्र कहते हैं दिए हैं, उनमें 9 स्वरों को अंकित यानी वर्णन है मित्रों। ठीक है, तो आपका आंसर भी यहाँ पर 42 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर के भेद आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो स्वर के भेद जो होते हैं आपके 3 होते हैं। ठीक है, अब 3 कौन कौन से होते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको, स्वरों को अपनी मात्राओं के अकॉर्डिंग यानी उच्चारण स्थान में कितना समय लगता है, कितनी मात्राओं का समय लगता है, तो 1 मात्रा का समय लगेगा तो आपका ह्रस्व स्वर कहलाएगा। ठीक है, और दीर्घ स्वर कहलाएगा जिसमें 2 मात्राओं का समय लगेगा, और 2 से अधिक मात्राओं का अगर समय लगता है उच्चारण में तो वो प्लस स्वर कहलाएगा। तो ये 3 प्रकार के भेद होते हैं स्वरों के, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। कई बार ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछ ली जाती है, दीर्घ स्वरों की संख्या पूछ ली जाती है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। अब आपसे अगर ये प्रश्न बनता है कि भाई दीर्घ स्वर होते हैं कौन कौन से, तो आ, ई, ऊ, री, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो विशेषकर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजनों का आपको ज्ञान होगा चाहिए। ठीक है, जो 2 व्यंजनों के मेल से मिलेंगे तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, जिसमें से आप जानते हैं जो हमारे 4 व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्र, छ, त्र और ज्ञ, ये हमारे 4 व्यंजन हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इन चारों में से जो एक वर्ड उपस्थित है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका आंसर त्र यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हलंत, हलंत को प्रदर्शित किया जाता है, हलंत। ठीक है, तो यहाँ पर हलंत का जो साइन है यानी कि एक तरह से चिन्ह आपको देखना है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। हलंत का जो चिन्ह होता है वो उसकी मात्रा को दर्शाता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हलंत दर्शाता है तो हलंत उसकी मात्रा को दर्शाता है। जैसे कि व्यंजनों पर क्या लगा होता है, हलंत लगा होता है, तो हलंत ये बताता है कि उस व्यंजन की मात्रा जो है अर्ध मात्रा है। जैसे कि संस्कृत में आपने सभी व्यंजनों पर देखा होगा तो क्या होता है, उस पर हलंत लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि व्यंजनों की मात्रा अर्धमात्रिक होते हैं। ठीक है, जब तक स्वर उसके साथ नहीं जुड़ते हैं तो वह पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि हलंत लगा होता है वो उस वर्ड की मात्रा को दर्शाता है, यानी उन जो व्यंजन हैं उन पर हलंत लगा होता है, और व्यंजनों की अर्धमात्रिक यानी आदि मात्रा होती है, इसलिए उन पर हलंत होता है। जैसे ही वो स्वरों से मेल करते हैं यानी जुड़ जाते हैं साथ में, तो वो क्या हो जाते हैं, उनको उच्चारित किया जा सकता है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों एक भी उच्चारित नहीं किया जाएगा, ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौन पठन के दोष हैं। मौन पठन का मतलब ये होता है कि भाई आप चुप बैठ करके एक बिल्कुल शांत स्वभाव में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भयभीत होकर पढ़ना ये तो उसका दोष है ही भाई, और दोष ही पूछे गए हैं। आशांकित होकर यानी आप बिल्कुल से शंकाओं में चिंता के ग्रस्त होकर के पढ़ रहे हैं। ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, इस तरह ये जो हमारे जो दोष हैं वो सभी क्या हैं, मौन पठन के ही दोष हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आप इस तरह डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो संस्कृत वर्णमाला में आपने 14 माहेश्वर सूत्रों को अध्ययन किया होगा, जिसमें संस्कृत के जो प्रथम 4 सूत्र होते हैं उसमें से स्वरों को संकलित किया हुआ है, यानी स्वरों का वर्णन है अच, और अंतिम के जो 10 हैं उनमें व्यंजनों का वर्णन है, उन्हें हल कहते हैं। ठीक है, तो अच और हल रूपों में बांटा गया है, इसलिए आंसर भी इसका वही होगा। संस्कृत जो वर्णमाला है भागों में बटी हुई है, तो आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौखिक पठन के तत्व हैं। ठीक है, तो जो मौखिक पठन आप करते हैं तो उसके तत्व क्या होते हैं, शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जब हम चारों ऑप्शन को अध्ययन कर रहे हैं तो देखिए मौखिक पठन के जो तत्व होते हैं एक तरह से शुद्ध उच्चारण भी ठीक है, स्पष्ट स्वर का होना भी, क्योंकि जब आपके स्वरों को उच्चारित कर रहे हो, जब स्पष्ट स्वर ही नहीं होंगे तो सामने वाले जो आपकी भाषा है वो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। उनकी ध्वनि भी आपकी मधुर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर को टिक करते समय हमें विशेषकर ऑप्शन पर भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है आपके इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वह भी विशेष ध्यान रखना होगा।
किसी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले तो उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो जो भिन्न भिन्न विदेशों की भाषा होती है तो वो समय हमें क्या मिलते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो न्यूज़पेपर एक ऐसा साधन है जिसमें जगह जगह की जो भाषाएं होती है उससे हम सीख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन अन्य ऑप्शन को देख करके। ठीक है, दूरदर्शन, साहित्य, पत्र पत्रिका। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम इससे भाषा नहीं सीख सकते, इनसे सीखते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर आपका सबसे बेहतर है, इसलिए आंसर आपका न्यूज़पेपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कबीर की प्रमुख रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनके जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं, खंड काव्य, महाकाव्य आदि, ये विशेष ध्यान रखने होंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है 100% श्योर। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो इनकी जो रचना है वो सखी जो है सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानश्रयी शाखा के प्रधान कवि। ठीक है, ज्ञानश्रयी, भक्तिश्रयी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो जो ज्ञानश्रयी शाखा के जो प्रधान कवि थे वह हैं, अब आप चारों ऑप्शन को अध्ययन करेंगे तब आपको अध्ययन से पता लग जाएगा कि जो कवि हैं वो कबीरदास जी हैं ज्ञानश्रयी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। तो देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की सिर्फ एक ही रचना दी होगी, बाकी सब अन्य। तो मंगल घाट, जैसे विश्व वेदना या ध्रुव स्वामिनी, जब आपने अध्ययन किया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं तो उसमें से आपको ध्रुव स्वामिनी मिल जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। ठीक है, तो इनके द्वारा खंड काव्य, काव्य, महाकाव्य आदि ये भी देखने होते हैं। पंचवटी, पंचवटी आप अच्छी तरह से जानते हैं, रचना इरावती और प्राणर्पण। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या पूछा गया, खंड काव्य पूछा गया। ठीक है, तो ये भी विशेष ध्यान रखना होता है कौन सा इनके द्वारा जो रचा हुआ है वो खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है। ठीक है, कौन सा गद्य काव्य है, ये भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर जो खंड काव्य इनके द्वारा जो पूछा गया है वह खंड काव्य आपका पंचवटी है। ठीक है, और यहीं पर अगर इनके द्वारा रचा हुए महाकाव्य की चर्चा की जाती है, महाकाव्य के आपसे प्रश्न बनता है, तो महाकाव्य इनके द्वारा जो लिखा हुआ है वो साकेत है। किसके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो इनको याद रखने कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। तो देखिए महादेव जी की जो प्रमुख रचना है इसमें से आप देख सकते हैं रेणुका, ये तो रामधारी सिंह दिनकर की, ये तो आप देखते ही, कुकुरमुत्ता, प्रहलाद आदि ये आप देख करके समझ गए होंगे अगर आपने अध्ययन किया हुआ है। तो लेकिन यमा जो है वो किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, तो यमा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। कई बार एग्जाम्स में बना है और बार बार ये एग्जाम में बनता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या सीधे द्विवेदी जी लिख देगा के द्वारा पत्रिका का संपादन किया गया था। तो सरस्वती पत्रिका है आपकी। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा कई बार जब रिपीट हो जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा की रचना की थी, यानी इनके द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में बनी है कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है या आत्मकथा आपने यहाँ से इनके द्वारा रचनाएं दे दी जाएंगी और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अच्छे आसान तरीके से प्रश्न बना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इनके द्वारा इनकी आत्मकथा की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गबन और गोदान किस की प्रमुख रचना है। तो इनको देखते ही आपके मन में ऑटोमेटिक क्लिक हो गया कि भाई गबन और गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जब आपके अंदर आता है, ठीक है, तब आप अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं और ये बिल्कुल से आपके मस्तिष्क में, जहन में बैठ जाएंगी। पाठ्य वस्तु से तात्पर्य है। अब देखिए पाठ्य वस्तु का हमारा तात्पर्य यह नहीं कि हमारी बुक पढ़ रहे हैं वही पाठ्य वस्तु है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना होगा। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों ऑप्शन को, तो पाठ्य वस्तु के अंतर्गत ही आते हैं हमारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ, उससे जो भी संदर्भित यानी जिनका आप अध्ययन कर रहे हो वह पुस्तकें। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल से डी सभी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार यूपी टेट में बार बार रिपीट हुआ है और कई बार बन रहा है, और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनको तो आप ध्यान ही रख लीजिए। ठीक है, ये बार बार ही बनते हैं। ठीक है, तो जो बीजक रचना है वो किसकी है, कबीरदास जी की। ठीक है, कई बार बच्चे इसको तुलसीदास के समझ कर लगा जाते हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, तो ये याद रख लिए बीजक जो है कबीरदास जी की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो तुलसीदास का जो जन्म और इनकी मृत्यु या कहाँ पर हुआ था, तो ये विशेष ध्यान रखना हो। तो इनका जो जन्म हुआ था बांध जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो यहाँ पर जन्म पूछा है तो
1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन में इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है ऊपर वाले में, इसलिए आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1532 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपका बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो बिहारी जो सर्वश्रेष्ठ कवि किस धारा के थे, ठीक है। तो ये धारा दी होती हैं, ठीक है। भक्ति धारा के, रीतिकाल, आधुनिक काल या प्राचीन काल। कई बार रीतिकाल, आधुनिक काल से भी प्रश्न बनता है। छायावादी युग, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है। जिसका अध्ययन आप प्रीवियस सेमेस्टर में कर चुके हैं। तो बिहारी जी जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे वह रीतिकाल के कवि थे, ठीक है। किसके थे? रीतिकाल के थे, इसलिए आंसर भी रीतिकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था। स्वर्गवास यहाँ पर पूछा गया। अगर ये पूछा जाता कि इनका जन्म कब हुआ था भाई, तो जन्म इनका 1889 में हुआ था। ये भी विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना होगा। इनका जो स्वर्गवास का समय है वो 1937, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परमिल काव्य के रचयिता हैं। तो ये हमारी कुछ रचनाएं विशेषकर ध्यान रखनी होंगी और मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। तो परिमल जो काव्य लिखा हुआ है वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के द्वारा लिखा हुआ है, या निराला जी सीधे मिल जाए तो आप दिखा देंगे, ठीक है। परिमल है निराला का। नेक्स्ट आपका पंचपात्र के लेखक हैं, ठीक है। पंचपात्र है आपका, पंचतंत्र है, पंच परमेश्वर है, ठीक है। तो ये विशेष ये आपको ध्यान रखने होते हैं इन सभी के राइटर्स जो यानी जो लेखक हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखे होंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है आपको दिखने में और पढ़ने में कभी कभार एक से लगते हैं और आप ऑप्शन में जब दिया जाता है तो यहाँ कन्फ्यूज होकर के आप गलत आंसर लगा आते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना होगा, ठीक है। जो पंचपात्र लेखक है रचना है या लेखक किया हुआ है इनके द्वारा, वो श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा किया गया। इसके लेखक जो हैं ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वीणा काव्य रचना के रचयिता है, ठीक है। तो वीणा जो काव्य है उसके रचना जो है उसके रचयिता को पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तो वीणा काव्य जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सुमित्राम नंदन पंत जी की रचना है वीणा, ठीक है। तो ये विशेषकर ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। तो सभी जो भी लेखक हैं उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनका जन्म क्या हुआ था, बचपन का नाम, माता पिता आदि के बारे में आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम ये क्लियर करेंगे कि इनका जन्म आदि कहाँ हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था। तो इसके लिए एक पूरा डिस्कस के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसमें आपको विशेषकर चर्चा भी होगी, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपको विशेष ध्यान रखना होता है, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काशी में नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो नगरी प्रचारणी सभा थी उसकी स्थापना आपको विशेष ध्यान रखना हो किसके द्वारा की गई थी, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका हिंदी नवजीवन का संपादन किया था, ठीक है। तो हिंदी जो नवजीवन था उसका संपादन किस महोदय के द्वारा या किस लेखक के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए हिंदी जो नवजीवन जिसे हम पत्रिका कहते हैं, ठीक है, तो कई बार आ जाती है, जैसे सरस्वती जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपके लिए हिंदी प्रदीप है, ये आ जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखना हो। तो ये किसके द्वारा इसका संपादन किया गया था, तो हरुभाई सिंह उपाध्याय जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर बार बनती है। कई बार विद्यार्थी इसको मन्नू भंडारी की समझ कर लगा जाते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। इसकी जो रचनाकार हैं वो सुमित्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, और कई बार ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाता है सुमित्रा, ठीक है। तो ये विशेष का ध्यान रखना होता है, सुमित्रा नहीं होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामर का काम ही होता है कि आपको फंसाना, ठीक है। तो वो सुमित्रा लिख करके दे देगा, कुमारी चौहान। आप ऑप्शन को देखेंगे और पीछे वाले को देखेंगे और आप टिक कराएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ही आपको लगानी है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस यूपी टेट में कई बार ऐसा बना है, तो आपको विशेष ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आपका काव्य महाकाव्यों में सार गर्भित वाक्यों को कहते हैं, यानी जो काव्य होते हैं, महाकाव्य होते हैं, उसमें जो अर्थ को धारण किए होते वो वाक्य होते हैं, ठीक है। अर्थ को धारण किए हुए होते हैं, उनका कुछ विशेष अर्थ होता है। जैसे कोई सूक्ति होती है तो उस सूक्ति का एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है। तो जो सार गर्भित वाक्य होते हैं उनको सूक्ति कहा जाता है काव्यों में और महाकाव्यों में। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हितम मनोहरिम च दुर्लभम वचन, ठीक है। तो सूक्ति का
किस काव्य की रचना है। या तो इसका क्या पूछ लिया, कई बार अर्थ पूछ लिया जाता है, वो तो संस्कृत में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे कोई मैं आपको कई बार इनके अर्थ बता भी चुका हूँ, ठीक है। ये सूक्ति किस काव्य से ली हुई है, कोई एक सूक्ति दी जाती है, ठीक है, तो जो अपने आप में सार गर्भित अर्थ को छुपाई होती है, ठीक है। तो यह जो सूक्ति ली हुई है वो किरातार्जुनीयम से ली हुई है, ठीक है, तो ये भी विशेषकर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, तो विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे जो बड़ा महाकाव्य है वो श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है। तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता जो विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुगम शब्द का विलोम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हो सुगम, और इसका विलोम पूछा गया, यानी जस्ट उल्टा। सुगम का मतलब होता है जहाँ पर जाना सरलता से सरल हो, ठीक है, और सुगम का अर्थ होगा यही, यानी आसानी से जाया जा सके। तो दुर्गम का मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसका, जहाँ जाना बहुत कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रविंद्र संधि शब्द में संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रवि धन इंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, दीर्घ से संधि हो रही है, ई और ई मिलाकर क्या बना रहे हैं, दीर्घ ई बना रहे हैं। दीर्घ ई किस में आ जाती है, तो ई में आ जाएगा, ठीक है, तो दीर्घ संधि हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद साकेत आप जानते हैं, पल्लव आपको बता चुके हैं, प्रिय प्रभास भी बता दिया, जैसे ध्रुव स्वामिनी है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है वह है आपकी कामयानी, ठीक है। तो कामयानी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक, तो आप याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं, ठीक है। कुछ पंक्तियां विशेषकर फेमस हैं, उन पंक्तियों को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, उनको तो हर बार पूछ लिया जाता है। तो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं, या कहें हम कि इस पंक्ति को लिखने वाले लेखक हैं, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को जब आप अध्ययन कर रहे हो तो हमें ऑटोमेटिक ही देखने से क्लिक हो रहा है भाई कि दुर्बल को न सताइए, हमने कई बार हम हाई स्कूल 9th में आदि में पढ़ते आए हैं। तो ये किसके द्वारा रचना की गई है, कबीरदास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दमक का तुकांत होता है। तुकांत का अर्थ होता है कि उच्चारण में इससे जैसे तुक बांध दे, ठीक है, तो कुछ वर्ड होते हैं तुकांत अतुकांत, ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है, इसमें धमक हो जाएगा, दमक का धमक तुकांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं, ठीक है। तो देखिए जो पुरस्कार जो कहानी है उसके लेखक आपसे पूछा गया है। अब आपने अच्छी तरीके से अध्ययन किया हुआ है, सभी राइटर्स को देखा हुआ है, इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, उनकी क्या क्या कहानी है, निबंध हैं, नाटक हैं, आत्मकथा है। तो ये जो पुरस्कार जो है वो जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, इसलिए आंसर भी जयशंकर प्रसाद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्युपकार में शब्द में उपसर्गों की संख्या बताइए। तो देखिए प्रत्युपकार को जब हम अलग अलग करेंगे तो प्रति धन उपकार हो जाएगा, तो इसमें उपसर्गों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्रति और उप, तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है, ठीक है। तो जब देखिए रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित या रेखा के अंकित, ठीक है, तो ये आपका किस में जा रहा है, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, और इसमें कारक चिन्हों का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका तत्पुरुष समास बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुँचने की संभावना है, किस, यह वाक्य जो किस प्रकार का वाक्य है। देखिए संभावना दर्शाया जाता है तो संकेत वाचक तो होगा नहीं बिल्कुल से, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। विस्मय वाचक बिल्कुल सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है हास्य शोक आदि में किया जाता है, ठीक है। विधान वाचक ये भी नहीं है भाई, तो क्या है, संदेश वाचक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला है उसको आपको चयन करना है। तो जब आप चारों ऑप्शन का अध्ययन कर रहे हैं तो हमने देख लिया कि भाई जो शुद्ध वर्तनी है वो उपयुक्त बी की है, ठीक है, बाकी उपयुक्त लिखा हुआ है लेकिन वो अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है। तो जो मेघदूत है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए आप, जो मेघदूत लिखी गई है वो कालिदास महोदय की जार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्योदय में कौन सी संति है, ठीक है, सूर्य धन उदय, सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय में गुण बदल गया है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, गुण संधि हो जाएगी। और ट्रिक मैं इसको आपको बता ही चुका हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बेहतर तरीके से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, जैसे प्रति है,
आदि कुछ होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड जो ट्रिक मैंने आपको दी थी। तो देखो प्रत्येक इसमें क्या हो जाएगा, आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, हमें किसी और को नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो शुद्ध वाक्य और अशुद्ध दोनों मिक्स दिए होंगे, आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य जब आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए तो अब आप समझ गए होंगे कि अशुद्ध वाक्य है प्रभु, ठीक है। तो ये बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि प्रभु जब लिखा जाएगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा, ऊ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है आशीर्वाद। कई बार एग्जाम्स में बनता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी, यहाँ तक कि एसएससी लेवल आदि में ये बनने वाले प्रश्न होते हैं कुछ जो, ठीक है। जो बार बार प्रश्न जो बनने वाले होते हैं, कुछ सेलेक्टेड होते हैं, वो कई बार रिपीट होते हैं, तो ये आपको रट जाने चाहिए, ठीक है। तो जो आशीर्वाद का, कई बार इसमें विद्यार्थी, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी इसको गलत करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गलत बिल्कुल नहीं करना है, आशीर्वाद आप ध्यान रखिए, आशीर्वाद। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, आशीर्वाद जो लिखा हुआ है वो शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। बाकी जो लिखे हुए आशीर्वाद वो अशुद्ध वर्तनी में है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर डी होगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, हमारे द्वारा जो आपको हिंदी की बिग मैराथन क्लास दी है वस्तुनिष्ठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निसंकोच होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों, ताकि आपकी जो तैयारी है और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके मित्रों। धन्यवाद।